फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसे 3 नामों से प्रश्न बना सकता है। मूल अधिकार कह देगा, मौलिक अधिकार कह देगा या फिर फंडामेंटल राइट्स कह देगा। इसके आधार पे आज में हम लोग जो हैं देखते हैं कि मौलिक अधिकार यानी संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार में कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि इन प्रश्नों में कौन-कौन से उपयोगी प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं और ये पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार ये पूछा हुआ है कि ये किन भाग में वर्णित है। आप ये जान लीजिए कि जो ये 3 रोमन का बनता है, यही रोमन बताता है कि ये जो है आपका कौन-सा हिस्सा है। यानी कि ये भाग जो 3rd है, यही आपका सही है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। भारत के संविधान का भाग 3rd क्या कहता है? यानी कि भारत के संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? देखिए पहला प्रश्न जहाँ पे पूछा था कि मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में वर्णित है, वहीं पे दूसरा प्रश्न बना रहा है कि संविधान का भाग 3rd किससे संबंधित है? तो आप सीधे-सीधे एक प्रश्न से 2 एक उत्तर से 2 प्रश्नों को आप हल करेंगे और ये है आपका मौलिक अधिकार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? यानी कि वो कौन-सा देश था जहाँ पे सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी, तो वो देश है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं और 4th क्या कह रहा है इसे देखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेदों के बीच में किया गया है? यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, भाग 3 में जो दिया गया है, ये कितने से कितने अनुच्छेदों के बीच में दिया गया है? क्या 12 से 35 तक है या फिर 13 से 36 तक है या फिर 15 से 39 तक है या फिर 16 से 40 तक है। तो आप भली-भाँति जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो इसे जान लीजिए कि ये 12 से लेके 35 तक के बीच में ये वर्णित है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के वो कौन-सा भाग था जिसे वो ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे या ज़्यादा वो जो है संविधान की एक तरह से वो जो है ये आत्मा इसे मानते थे। तो ये जो है आपका भाग 3rd है, यानी कि ये भाग तीसरा जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? पहला है ए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनी नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, जो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भारतीय संविधान के भाग तीसरे में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3rd में कितने मूल अधिकार हैं, यही बताना है। यानी कितने अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। मूल अधिकार नहीं बताना है बल्कि इस मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बेहिचक इसमें जो है आप ना तो 21 पे करेंगे, ना ही 22 पे, ना ही 23 पे और सीधे-सीधे आप 24 पे करेंगे। यानी कि भाग 3 में 24 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं
भाग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कि कह रहा है कि जब भारतीय संविधान बना था, उस समय भारतीय संविधान के बनने के दौरान भारतीय नागरिकों को जो ये मूल अधिकार दिए गए थे, वो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आप ये जान लीजिए कि उस दौरान जिस समय संविधान बना था, उस दौरान मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी कि 20 सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यानी कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? वो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। वहीं पे अब पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या प्राप्त हैं? तो आप सीधे-सीधे जानिए कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार उसे निकाल कर हटा दिया गया है और उसे जो है अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है और ये जो है आपका मात्र 6 बचा है, यानी कि आपका आंसर ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी कि ये ना पूछकर ये कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? यानी कि मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा उम, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है। ये चौथा 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। तो आप ये भली-भाँति जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, उसी दौरान संविधान के साथ ही ये भी एक हिस्सा था जो मूल संविधान का ये हिस्सा है। या आपका ये कह दें कि ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है, मूल संविधान का हिस्सा था। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान में न्यायालयों में कौन प्रवर्तनीय है? मतलब ये कह रहा है कि न्यायालय द्वारा कौन-सा प्रवर्तनीय है, इसे बताना है। तो आप जानते ही हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जो है, वो मूल अधिकार है। ये आपका आंसर डी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं 12 क्या कहता है? 12 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है? यानी कि मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? तो आप इसको बतावें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उपयुक्त में से दोनों या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इसे दोनों मिलकर लागू कर सकते हैं। ये आपका 12 का सी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार का निलंबन करता कौन है भाई? ये तो जानना ही पड़ेगा ना, इसे कौन निलंबन करता है? तो इसे जो है करता है ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो अब तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा और ये राष्ट्रपति इसको क्या करता है? निलंबन करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्राप्त किया जाता है। यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ये किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फटाक से दीजिए कि इनमें से कोई नहीं है, प्रधानमंत्री है, उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप इसे बेहिचक सर्वोच्च न्यायालय पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय संसद द्वारा
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोग इसे बतावें कि ये कौन-सा सही है। तो संविधान में जो संशोधन की प्रणाली है, आप भली-भाँति जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे, 48वें में भी किए गए थे। तो ये देखिए आपका जो है संशोधन संसद द्वारा होता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये सही है। बी निलंबित किया जा सकता है, बी सही है। सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्या सी सही है? या फिर डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो आप भली-भाँति जानते हैं कि संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को जो प्रदान मूल अधिकार है, इसको जो है निलंबित किया जा सकता है और वो आपका आंसर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं या पूछ रहा है कि ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में कौन सा इसमें से आता है। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद या राज्यों के परस्पर विवाद या फिर मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर डी संविधान के उल्लंघन में से संरक्षण। तो आप बतावें कि इसका कौन सा सही है। सिंपल सी बात है, ये मूल अधिकार सा का मसला है और मूल अधिकार के ही अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, उनका संरक्षण करता कौन है? आप भली-भाँति जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो आज से अपने मन स्थिति में या मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि ये कार्य सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, ये न्यायालय का होता है और ये न्यायपालिका करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे कौन सकता है भाई? इसे कौन ये आदेश देगा? तो देखिए, क्या प्रधानमंत्री या फिर संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही कौन है? तो आप भली-भाँति जानते हैं कि निलंबन का आदेश सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रपति महोदय देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 क्या कहता है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यानी मूल अधिकार पर आवश्यक जो प्रतिबंध लगाने की बात है, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, बी संसद कर सकता है, सी न्यायपालिका कर सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप 20 का आंसर बेहिचक जो है आप संसद को मारिएगा क्योंकि ये संसद ही कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यही आपको बताना है। ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या फिर डी उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो आप भली-भाँति जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की को सुनिश्चित करना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करना। ये क्योंकि ये व्यक्तिगत हित की बात की जाती है मौलिक अधिकार में। ये राज्य के विरुद्ध ये अधिकार दिया गया है, यानी व्यक्ति के लिए ये अधिकार दिया गया है। तो ये है आपका बी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 क्या कहता है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है? यानी कि आपको ये बताना है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर डी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। तो इसे जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने
की वाली सत्ता है। यानी कि भारतीय संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार यानी मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों को कौन निलंबित करने वाली संस्था है, यही आपको बताना है। और ये जो है कौन कर सकता है, ये संस्था कौन करती है, यही आपको बताना है। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद कर सकता है या फिर प्रधानमंत्री कर सकता है या राष्ट्रपति? आपको भली-भाँति पिछले भी बता चुके हैं कि ये राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। पहला, ये राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करता है। और चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह नीचे दिए गए कूट को इसको मिलाना है। तो आप बेहिचक पहला और दूसरा इसे सही करिएगा। यानी ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग तीसरे में वर्णित है। यानी कि आपका आंसर ए सही है। इसे जो है परेशान न होइए। पता है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 से 18 में यानी क्वेश्चन 25 का सी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा सही है। 26 का दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यानी विधायन सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो कौन सा दिया गया है अनुच्छेद, उस अनुच्छेद के बारे में आपको बताना है। और ये विधि के समक्ष समानता की बात जब करने वाला अगर कोई अनुच्छेद है तो ये आपका अनुच्छेद 14 है और यही आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कहता है? 27 ये कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार की शक्ति प्राप्त है? तो आप बेहिचक जो है 14, 15, 16 यानी तीनों पे टिक लगाइएगा। ये जब तीनों को पढ़ेंगे, जब तीनों को मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है आपको समाजवाद के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की जो मौलिक अधिकार है वो निकल कर सामने आता है। ये आपका सी सही है। 14, 15, 16 ये रहेगा। आइए देखते हैं कि विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा अधिकार? ये नागरिक अधिकार होगा। बेहिचक इसे लगाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। 29 ये कहता है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अगर कोई है तो जब अस्पृश्यता की बात की जाएगी तो आप सीधे-सीधे अस्पृश्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 17 को आप लगाइएगा बिना हेजिटेशन के। आइए देखिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? यानी कि अस्पृश्यता निषेध के लिए जो प्रावधान की बात की गई है, अभी आपको ऊपर में बताया, ये है अनुच्छेद 17। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 31 समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ये कौन सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, ये कौन? ऊपर इनको देखना है और बताना है। विकल्प ए धार्मिक अधिकार, धार्मिक समानता या आर्थिक समानता या फिर सामाजिक समानता या उपर्युक्त में से सभी। तो आप उपर्युक्त में से सभी लगाइएगा। अब चलते हैं 32 को देखते हैं। 32 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण
आदि जो अलंकरण है, ये प्रदान किए जाते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो उपाधियों का अंत जो दिया गया है, 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और जो 18 अनुच्छेद है, उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि उपाधियों का जो अलंकरण की बात है, वो अनुच्छेद 18 में है। आइए देखते हैं 33। 33 क्या कहता है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यानी जो 1995 में पारित हुआ था अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम, उसे इस समय किस नाम से जाना जाता है इस संविधान के अंतर्गत? वो देखिए, ए क्या सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम या फिर डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो आप जो है 33 का आंसर डी लगाइएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। देखते हैं 34 क्या कहता है। धर्म आदि के आप आधार पर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? यानी कि ये 15 को किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, इसी को आपको बताना है। और ये आपको बहुत ही ये प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं आप लोगों को सीधे-सीधे बता दे रहा हूँ कि आंसर जो है आप लोग निश्चित रूप से सोच के मत दीजिएगा। ये शोषण धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार पर, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार पर, बी शोषण के अधिकार पर, सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और डी समानता का अधिकार। तो ये टोटल जो है संविधान की बात, जो धार्मिक 15 की बात की गई है, ये समानता के अधिकार में बारे में की गई है। ये इसमें कोई गलती मत करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है कि अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? यानी इन अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्गों में आता है? 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार में है और 19 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि इससे भिन्न जो है 19 सही है। यानी ये आपका ये 19 आंसर सही है। अब देखते हैं 36 क्या कहता है। 36 कहता है कि भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है, वो कहाँ पे है? यानी कि भारतीय संविधान में जो जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई, वो किसमें की गई है? आइए देखते हैं। ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द में, या फिर बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर डी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। ये आपका आंसर एकदम सही है। ए बी सी तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़ने के संदर्भ में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन एक मुकदमा था। इस मुकदमे के अंतर्गत जो काफ़ी फेमस है, ये मौलिक अधिकार में इसका वर्णन पढ़ने को मिलेगा आपको। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन का जो मामला था, उस मुकदमे में भारतीय न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? यानी कि इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा किसके अंतर्गत संशोधन किया गया चंपक दोराय राजन के मामले को लेकर? विधि के समक्ष समानता का अधिकार में, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार में, या फिर डी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में। तो आप बेहिचक जो है इसे इधर-उधर न करिएगा और बी पे आप टिक लगाइएगा, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आइए देखते हैं 38 क्या कहता है। 38 भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता है, ये कितने के अंतर्गत है?
यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से, बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता के में निहित है, सी संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों के द्वारा प्रत्याभूत है, या फिर डी देश के विधि के शासन के प्रवर्तन में उद्भूत होता है। तो आप बेहिचक जो है 19(1) क में विशेष रूप से है ये, इसी को आप टिक लगाइएगा और यही आपका आंसर सही होगा। आइए देखते हैं 39 को। 39 क्या कहता है? 39 ये कहता है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? 19(1) अ में, 19(2) ब में, 19(1) स में या 19(1) द में। ये 39वां का आंसर आप लोग दीजिए। ये 19(1) अ में दिया गया है। 19(1) अ बोल देता है, 19(1) ए बोल दे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में, या ये कह लें स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? अगर मैं इस तरह से पढ़ दूं कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित 19 के अंतर्गत कितने मूल अधिकार यानी कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो उसे जो है आप बतावें। 10 दी गई हैं, 8 दी गई हैं, 6 दी गई हैं या फिर 4 दी गई हैं, यानी 10, 8, 6 या फिर 4। तो आप जो है बिना हेजिटेशन सी को मारिएगा, यानी 6। ये कितने दी गई हैं? 6 दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, और 41 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? क्वेश्चन का रिवीजन करा देता हूं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, वहीं पे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में ये दिया गया है, और ये 19 से 22 के बीच का आप आंसर लगाइएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, और 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यानी अनुच्छेद 19 में जितने भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किसे प्राप्त है? ए भारत के निवासियों को, बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, सी केवल भारतीय नागरिकों को, या डी उपयुक्त में से सभी को। भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं, यानी कि आपका आंसर सी सही होता है, और ये आप सी पे लगाइएगा, केवल नागरिकों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? यानी कहता है कि अनुच्छेद 21 क्या है और किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आप इसे जो है विकल्प देखिए। ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, बी केवल विधायिका के विरुद्ध, सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या फिर डी के कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध ये दिया गया है। तो ये जो है आपका आंसर डी सही है, बिना हिचक।